अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मुख्तलिफ क्वार्टर्स से, मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट से ये बात अब ज़ोर शोर से कही जा रही है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क अब अलार्मिंग स्टेज पे आ गया है। कुछ छोटी मोटी खबरें और आपके साथ शेयर करूंगा एंड पे। मैं पहले आपको फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। देखें, ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ये बड़ी बड़ी बातें करने पे टिकी हुई है और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये तकरीबन 8 महीने से प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसने कोई 15-16 फॉरेन ट्रिप कर लिए हैं। और फॉरेन ट्रिप करने का मकसद होता है भीख मांगना। अब ये तुर्की किया अभी, और तुर्की में वहाँ पे कई स्पीचेस की, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। अब तुर्की की अपनी हालत ख़राब है, तुर्की क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। और वहाँ पे कहता है कि पाकिस्तान और तुर्की के ट्रेड रिलेशनशिप एक न्यू हाइट पे जाएंगे। तुर्की बेचारा दूसरी तरफ खुद फंसा हुआ है। उसने सऊदी अरब से मदद मांगी और सऊदी अरब ने जैसे पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए थे कि अपने ख़जाने में रख दो, कपड़ा मारते रहो, साफ चमका के दिखाते रहो कि पड़े हैं, लेकिन खर्च नहीं करना। अब उसने ऐसे ही $5 बिलियन तुर्की को दिए हैं कि तुम अपने ख़जाने में रखना। आपको याद होगा कि जमाल खशोगी के जो जर्नलिस्ट इस्तांबुल में मारा गया था, तो तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और तैयब अरबगान अपनी औकात से बढ़ के बातें करने लगा था। वही तैयब अरबगान को अब मोहम्मद बिन सलमान के पांव पकड़ने पड़े कि माई बाप माफ़ी कर दो, और मैंने अपनी औकात से बढ़ के बातें कर ली थी, थोड़ी मदद कर लो। तो अब सऊदी अरब ने $5 बिलियन इसको अपने ख़जाने में रखने के लिए दिया है। तुर्की को टोटल $28 बिलियन की इसने अब तक भीख जमा की है, जिसमें से चाइना से $6 बिलियन, कतर से $15 बिलियन, इमारात से $5 बिलियन, $5 बिलियन सऊदी अरब से। और इसको नेक्स्ट ईयर जून में इसके इलेक्शन है तैयब अरबगान के, तो इसको अपनी फेस सेविंग करनी है। तुर्की में 85% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, अवाम बिल्कुल तंग आई हुई है। तुर्की का हाल पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है इकोनॉमिकली, लेकिन ये दोनों अब मिल के चलेंगे तो भिखारी भिखारी के साथ चलेगा। तो शहबाज शरीफ की सरकार जो है, पहले मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और अब इसाक डार को बनाया है। इसाक डार भी लंबी लंबी बातें करता है। ये नवाज शरीफ का अकाउंटेंट हुआ करता था एक ज़माने में, फिर नवाज शरीफ का समधी बना, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया नवाज शरीफ ने इसको अपनी पिछली सरकारों में। और एक जो शब्बर जैदी हैं, जो कि पाकिस्तान के एक्स फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर थे, वो कहते हैं कि 2013 से 2018 जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, उसमें इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था, उससे पाकिस्तान को $86 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसाक डार ने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल में रखा, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल में रखा। उसने इंपोर्ट बढ़ा दी, एक्सपोर्ट कम कर दी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा दिया और डेवलपमेंट पे बेदरेक खर्चा किया। इतना ज़्यादा पैसा मेट्रो बनाने पे, रोड्स बनाने पे लगा दिया, जबकि आप लोने पे लोने लेते जा रहे हैं। तो शब्बर जैदी का कहना भी यह है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क अलार्मिंग स्टेज पे आ गया है और पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है और इसका जिम्मेदार इसाक डार होगा। शब्बर जैदी का कहना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने LC लेटर ऑफ क्रेडिट बैंकों को कह दिया है कि इशू करना बंद कर दें।
$4 बिलियन की लेटर ऑफ क्रेडिट पेंडिंग में पड़ी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास डॉलर ही नहीं है, तो वो कहां से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा? क्योंकि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में डॉलर इशू करने होते हैं। गवर्नमेंट के पास डॉलर ही नहीं है तो कहां से आप वो करेंगे? आईएमएफ के पीछे लगे हुए हैं। आईएमएफ के एस्थर पेरेज रुइस है जो रेसिडेंट डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे ARY न्यूज का इंटरव्यू आया है जिसमें उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हम पाकिस्तान से डिस्कशन में हैं, हम पाकिस्तान की जो प्रोमिसेस हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं। पाकिस्तान ने हमें एक लिस्ट दी है कि हम ये चेंजेस ला रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन वो लिस्ट ख्वाहिशात विशेष की लिस्ट है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास करने की वो पोजीशन नहीं है। IMF का कहना यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से वो पाकिस्तान के फजूल खर्चे हैं, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ सरकार ने आके अपने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। उसका रीज़न शहबाज शरीफ सरकार ये दे रही है कि मुल्क में फ्लड आ गया था, सैलाब आया था, जिसकी वजह से तबाही आई थी, तो हमें खर्चे करने पड़े। जबकि IMF वाले कह रहे हैं कि ये एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि सैलाब की तबाही को रोकने के लिए या रिस्टोरेशन ऑफ पब्लिक के लिए कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा मदद आई है। जितनी मदद आई उतना भी खर्चा नहीं किया गया। तो फिर ये चीज़ें हमें शक में डालती हैं कि हम कैसे पाकिस्तान पे भरोसा करें। और अब जो $1.2 बिलियन की किस्त है 9th रिव्यू की, उसके लिए IMF तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जो वादे हैं, झूठे वादे हैं, उस पर भरोसा करने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है IMF। तो अब इस पे डिस्कशन चल रही है। पाकिस्तान वादे वगैरह कर रहा है, लेकिन कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान रिकवर कर सके। मिफ्ता इस्माइल जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर इसी शहबाज शरीफ की सरकार के थे, उन्होंने कहा कि हमें जो बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं पाकिस्तान के, उसकी 1 बिलियन से ज़्यादा की जो रीपेमेंट करनी है दिसंबर में, वो हम अगर रीपेमेंट कर भी दें, अव्वल तो इतनी गुंजाइश है नहीं, लेकिन इन केस अगर हम कर भी देते हैं, इसके बाद भी डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट का रिस्क अपनी जगह कायम रहेगा और उसके कम होने के कोई चांसेस नहीं हैं। अब देखें, मिफ्ता इस्माइल डिटेल में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब मुशर्रफ सरकार आई थी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ना, वो GDP का 16% थे, लेकिन जब मुशर्रफ सरकार 2007-2008 में गई तो 12% रह गई एक्सपोर्ट GDP के मुकाबले में। डॉलर उस वक्त 60 रुपये का था, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करके रखा गया। PPP की सरकार आई तो PPP की सरकार ने 2008 से 2013 तक कोई ख़ास काम नहीं किया कंट्री में, और यह है कि कोई चेंजेस ना आ सकी। फिर नून लीग की 2013 से 2018 की जो सरकार आई, उसमें इसाक डार आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें चलाते रहे और पंजाब में डेवलपमेंट वर्क की भरमार कर दी। हर शहर में मेट्रो बना रहे हैं, हर शहर में, और सारे हाईवे को एक एक गांव से कनेक्ट कर दिया। CPEC का पैसा भी सारा इसमें लगा दिया, लोनों के भी पैसे इसमें लगा के पाकिस्तान के ऊपर एक भरपूर लोन का कर्जा चढ़ा दिया। और जो आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये है कि आप जब कोई माल मंगवाते हैं पाकिस्तान में तो इंपोर्ट करते हैं, तो आप एक मिसाल है कि कोई मशीनरी मंगवा रहे हैं फैक्ट्री के लिए, तो उसकी पेमेंट आप डॉलर में करेंगे। और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब सामान आप पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, तो आप डॉलर में पेमेंट आती है आपको। तो ये एक अकाउंट होता है जिसको बैलेंस रखना जरूरी होता है। जिसकी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है और कम इंपोर्ट होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है कि आपके पास ज्यादा डॉलर आ रहे हैं और कम जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाल ये है कि करंट फिस्कल ईयर में $80 बिलियन की इंपोर्ट हुई है और $31 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है।
तो पाकिस्तान $49 बिलियन करंट अकाउंट के डेफिसिट में जा रहा है कि जितना डॉलर आ रहा है एक्सपोर्ट का, उससे $49 बिलियन ज्यादा आपको डॉलर भेजना है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है करंट अकाउंट के हवाले से। पाकिस्तान 1950 में साउथ कोरिया से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा थी। आज पाकिस्तान की साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 18 गुना ज्यादा है। सोचें आप, 1950 में साउथ कोरिया से ज्यादा थी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, और आज साउथ कोरिया की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 18 गुना ज्यादा है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश के 8% का पाकिस्तानी ₹1 था, आज ₹2.5 का 1% हो गया है। 1990 में भारत के ₹1.25 के बराबर एक पाकिस्तानी रुपया था, आज भारत के ₹1 के ₹2.75 पाकिस्तानी मिल रहे हैं। वियतनाम के साथ 1990 में अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वियतनाम से ज्यादा थी 1990 में। आज वियतनाम की पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट है। ये चीजें मोटा मोटा हिसाब बताता है कि पाकिस्तान धंसता जा रहा है और पाकिस्तान के पास सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक हैं, ये KPK के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे मुशर्रफ पीरियड में, और मतलब ज़ाहिर जमात इस्लामी को मैं कभी पसंद नहीं करता। पाकिस्तान की बर्बादी में इस आर्मी के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी का किरदार है तो वो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी के लोग यूनिवर्सिटीज़ पे भी कब्ज़ा करके अपनी एक ख़ास जिहादी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में जिहाद फैलाने में बहुत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह और बर्बाद करने में जमात इस्लामी का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन ये एक बात कह रहे हैं कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और IMF के लोगों से इनकी बातचीत हुई, तो ज़रा आप सुनिए कि ये डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तान के क्यों कर्जे में आया और पाकिस्तान के ऊपर ये वर्ल्ड बैंक और IMF के लोगों का प्रेशर क्यों बिल्ड हुआ। मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से, साबिक मिनिस्टर की हैसियत से बात करूं, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर कहता हूं, मैं कोई सियासी बयान नहीं देना चाहता जिस तरह लोग देते हैं। मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूं कि हमने खैबर पुख्तनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से चंद दिन काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की मेहनत के नतीजे में मैंने अपनी सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। अब मेरे बाद आज के दिन तक PTI की हुकूमत है। अब मेरे मालूमात के मुताबिक 800 अरब रुपया खैबर पुख्तनख्वा दोबारा मक़रूज़ हो गया, और हर कोई कहता है कि उस वक़्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। मैंने सिर्फ आज का दिन चलाना है, मुस्तकबिल जो भी है वो जाने और वो लोग जाने, लेकिन हमने अपनी सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि अगर ये पाकिस्तान अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए तो हम इसको करप्शन फ्री पाकिस्तान और कर्ज फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमें वर्ल्ड बैंक के कर्जों की जरूरत नहीं है, हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। यह मुझे खुद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मिको मिशुमिजी यहां आई थी, नायब सदर थी, जापानी खातून थी, उनके साथ हमारी मीटिंग थी। शौकत अजीज साहब वजीर आजम थे। मीटिंग के आगाज में मैंने उनसे वैसे बात की कि मैडम आप कहाँ के? उसने कहा मैं जापान का हूँ। मैंने कहा जापान में किस सूबे से ताल्लुक़ रखते? उन्होंने कहा सुकावा से। मैंने कहा सुकावा और खैबर पुख्तनख्वा बिल्कुल एक ही तरह है, बस आप लोगों ने तरक्की की और हम पीछे रह गए। उसने मीटिंग के लिए जो एजेंडा और फाइल तो एक तरफ रख दिया और बड़ी खुलूस से बात की कि आप लोगों का अलमिया यही है
कि आप समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF हमें तरक्की देगा। वर्ल्ड बैंक और IMF का ताल्लुक कौमों के साथ उसी तरह है जिस तरह एक गधगाड़ी के मालिक का ताल्लुक अपने गधे के साथ होता है। न वो गधे को बाप बनाता है, न वो गधे को भाई बनाता है, न वो गधे को दोस्त बनाता है, सिर्फ इतना चारा देता है कि वो जिंदा रहे और कल उसके काम आए। ये वर्ल्ड बैंक की नायब सदर थी और फिर उसने कहा कि तुम्हारा मसला यही है कि तुम्हारे हुक्मरान अर्श पर रहते हैं और तुम्हारी रियाया जमीन पर। इतने फासले आप लोगों ने बनाए हैं। और फिर उस खातून ने कहा कि क्या तुम्हारी किताब में यह लफ्ज मौजूद है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक एक कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। हमने कहा बिल्कुल ये मौजूद है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को तब्दील ना करे। उन्होंने कहा कि अपनी हालत खुद तब्दील करो, अपने पाँव पे खड़े होने का तरीका और सलीका सीखो। कर्ज़ों पर कोई कौम तरक्की नहीं करती, लेकिन हमारे मुल्क में यही हुआ। 2018 में PTI की हुकूमत कायम हो गई। असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बने। पहला विज़िट उसने IMF का किया। हमाद साहब वज़ीर ख़जाना, पहला विज़िट IMF का। हफीज़ साहब वज़ीर ख़जाना, पहला विज़िट IMF का। शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना, पहला विज़िट IMF का। इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना, पहला विज़िट IMF का। वही IMF जिनसे हमने 22 प्रोग्राम लिए हैं। हर प्रोग्राम के इख्तिताम पर नाकामी का ऐलान होता है और उसके नतीजे में आज पाकिस्तानी 60 ट्रिलियन मकरूज है। अजीज दोस्तों, ये सारी कहानी है फाइनेंस उसकी। पाकिस्तान अपने फजूल खर्चे, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है। आर्मी मोस्ट ऑफ द बजट लेके चली जाती है। साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सब टोटल डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे करते हैं। हमारा सारा खर्चा आर्मी पे होता है। जो बचा खुचा होता है हम अपनी एजुकेशन को तो तबाह करके रखा हुआ है। 1 से 1.5% हमारा बजट का एजुकेशन पे जाता है। फिर आप कैसे तरक्की करोगे? उसमें भी, एजुकेशन में भी हर स्टूडेंट को, चाहे वो मुसलमान है कि नहीं है, शिया है, सुन्नी है, उनको कुरान भी पढ़ाया जाएगा, हदीस भी पढ़ाई जाएगी, इस्लामियात सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ी जाएगी। पूरी एजुकेशन सिस्टम को इस्लाम के अंदर कन्फाइन करके रखा हुआ है। अब एक म्यूज़िक का पीरियड रखा था, उसको भी वो कह रहे हैं उसमें हम्द, नात और कवाली सुनाएंगे। हम्द कहते हैं वो पोइट्री जो अल्लाह के तारीफ में की जाए। नात कहते हैं वो पोइट्री जो प्रॉफिट मोहम्मद के तारीफ में की जाए। और कवाली, तो अब ये म्यूजिक चैप्टर में भी ये चीज़ें सिखाएंगे। तो एजुकेशन का तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, टोटल इस्लामाइज्ड किया हुआ है एजुकेशन को। ऐसे में आप क्या तवक्को करोगे? ये हालत है कि दिसंबर से गूगल ने अपना गूगल प्ले बंद कर दिया पाकिस्तान में, इसलिए कि इन्होंने कहा पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, हमारे पैसे इतने सारे चढ़ गए पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है हमें भरने के लिए। तो हम 1 दिसंबर 2022 से गूगल प्ले स्टोर बंद हो रहा है। अब एंड्रॉयड यूज़ करने वालों को अपनी ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा। गूगल ने कहा है कि $34 मिलियन हमें पाकिस्तान से लेने हैं, वो पाकिस्तान के पास देने के हैं नहीं, तो हम फिर बंद कर रहे हैं ये। तो ये तो आपकी सूरत हाल है। आपके पास आस्ते आस्ते सब सर्विसेज जा रही हैं। वैसे ही आपके पास कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। आपके मुल्क में आने के लिए आपने तरले मिलते, ब्लैकमेलिंग, ये वो करके आपने इंग्लैंड को 2 साल से वो करके, तो अब इंग्लैंड आई है। तो इंग्लैंड का हाल ये है कि वो बेचारे उल्टियाँ कर रहे हैं सारे प्लेयर। मैच शुरू होना है 1 दिसंबर थर्सडे को,
और इनकी टीम वेडनेसडे को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकी, इसलिए कि सारे खिलाड़ी बीमार हैं। उनको कोई कह रहा है फूड पॉइजनिंग हो गया, कोई कह रहा है वायरस हो गया है, कोई कह रहा है कि स्पेशल पोर्क मीट मंगवाया था इनके लिए, उसमें वायरस है। इंग्लैंड के तकरीबन खिलाड़ी जो फर्स्ट 11 इन्होंने अनाउंस कर दी थी कि हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए पहले मैच के लिए ये फर्स्ट टीम होगी 11 खिलाड़ियों की, उसमें से 8 खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं आ सके। स्टोक जो इनका कैप्टन है बेन स्टोक्स, मैन बॉलर जेम्स एंडरसन है और दीगर कई खिलाड़ी उल्टियां करके अपने कमरे से निकल ही नहीं पा रहे, और इनको बोल दिया कि वायरस है इसलिए अब तुम लोग कमरे से नहीं निकलो। अब वो मैच कब शुरू होता है क्या नहीं, कोई कहता है 2 घंटे लेट शुरू करेंगे, कोई कहता है 1 दिन लेट शुरू करेंगे। इनके पास इस मुल्क में है क्या? आप देखें कि इस मुल्क का मतलब तबाही का, और क्या आपको मैं मिसालें दूं, इतनी सारी मिसालें हैं। ऐसे में जनरल फैज़ हमीद ने जाते हुए टीटीपी को एक्टिवेट कर दिया है। तो कल कोयटा में बम धमाका हुआ, इनिशियल रिपोर्ट तो 2 मरने की थी, 24 जख्मी की थी, लेकिन सुना है कि 2 दर्जन के करीब मरे हैं लोग। एक मदरसे में धमाका हुआ है। तो टीटीपी ने अब धमाके शुरू करने हैं। इंग्लैंड की टीम वापस भागती है अधूरा दौरा छोड़ के कि कंटिन्यू करती है। इस मुल्क में कोई आने को तैयार है नहीं। इस मुल्क में डेवलपमेंट वर्क का यह हाल है कि कराची जैसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, उसके एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज का हाल आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर 2022 हफ्ते का दिन है और आईसी पुल जो पैदल चलने वालों के लिए है, आप ये तीर का निशान देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो साथ में ही इसके रिहायशी हैं, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़माने से वोट दे रहे हैं। और आप ये देखें ज़रा, इस पुल पे रोज़ाना स्कूल और कॉलेज के बच्चे बच्चियां और दूसरे अफराद यहाँ से उनका गुज़रगाह है। ये देखें, ये सारा टूट फूट का शिकार। यहाँ से जो है ना, अक्सर लोग शाम के वक़्त नीचे गिर जाते हैं। मुझे यहाँ से कल शाम को भी गुज़र हुआ और आज स्पेशल मुझे यहाँ आना पड़ा कि मैं आपको बता दूँ कि भुट्टो ज़िंदा है। वाकई भुट्टो ज़िंदा है, लेकिन आवाम मर चुकी है। ये आप देखें ज़रा, ये देखें, ये सारा टूट फूट का शिकार। यहाँ से बच्चे बच्चियाँ, स्कूल को कॉलेज के अफराद, दूसरे माजूर अफराद, ये सब इनका गुज़रगाह है, ठीक है। और यहाँ से गुज़रते हैं और फिर भी भुट्टो ज़िंदा है, ठीक। ये इतना ख़तरनाक है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ का गुज़र, ये देखें, आप इसको देखें, ये कितना ख़तरनाक है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। नाला तो ऐसे भुट्टो पे, नाला तो ऐसी आवाम पे भी, और नाला तो ऐसी हुक्मरान पे भी। ये बच्चे देखें, ये देखो, इन बच्चों का यहाँ से गुज़र हुआ, समझ गए। अब ये देखें कितना ये टूट फूट का शिकार है कि मैं ख़ुद बहुत मुश्किल से उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए। ये देखें, लेकिन फिर भी भुट्टो ज़िंदा है और तीर का निशान ऐसा मजबूत बनाया है कि इसको कोई ना ख़राब कर सकते ना तोड़ सकते, समझ गए। भुट्टो फिर भी ज़िंदा है। ये देखिए कितनी मुश्किल से ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं लोग। नाला तो ऐसे हुक्मरान पे, नाला तो सिंध हुकूमत पे, नालत हो भुट्टो पे, नाला तो बिलावल भुट्टो। अब ये तो इस मुल्क का हाल है कि आपके पास डेवलपमेंट वर्क के लिए कुछ है नहीं। देखें, पाकिस्तान ने अपना डेवलपमेंट बजट है ना, वो कम कर दिया है, और गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि जो बजट में 727 बिलियन रुपए का जो डेवलपमेंट बजट था ना, उसको 350 पे ले आए। आर्मी का बजट बढ़ा रहे हैं,
सिविलियन बजट से भी आर्मी की पेंशन है और डेवलपमेंट प्रोग्राम और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वो अलग चल रहा है। डेवलपमेंट बजट जिसमें रोड बनाने होते हैं, पानी का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी गैस बंद, 727 से 350 पे ले आए, आधे से भी कम कर दिया। और वो भी इनके अपने ठेकेदार सारे मिल के खा लेते हैं, सरकारी मिनिस्टर। वर्चुअली कोई डेवलपमेंट वर्क पाकिस्तान में नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो भी रहा है वो पंजाब में हो रहा है। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द टोटल सिचुएशन ऑफ ए कैओस इन पाकिस्तान। ये भाई साहब एक एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि 25,000 मिनिमम सैलरी है पाकिस्तान में, उसको 56,000 करनी जरूरी है। आम आदमी इससे कम पे गुजारा नहीं कर सकता बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में 49,000। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आम आदमी की जिंदगी कितनी तबाह हो गई है। इस हफ्ते स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 900 पॉइंट कम हुआ है। 1,000 रुपए का शेयर जो है वो कोई 200 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं, कि वो कहते हैं डिफॉल्ट होने वाला कंट्री है, इसमें हम क्या इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान का बॉन्ड जो 1,000 रुपए का है वो 300 रुपए में खरीदने को कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान का समझ लें कि इस वक्त 5,000 रुपए का नोट है ना, उसकी वैल्यू 500 रुपया रह गई है। पूरा मुल्क तबाही का शिकार है। कराची में नज़ला, जुकाम और खांसी से रोज के 8 से 10 लोग मर रहे हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी से हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। रोज के 8 से 10 लोग मर रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क ने कहां जाना है, कहां जाके इसकी तबाही का सफर रुकेगा। अजीज दोस्तों, एक और आखिरी छोटी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन के ऊपर एक केस शुरू हुआ है। इस हफ्ते 2 पेशियां हो चुकी हैं। हुआ यह था कि MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन 92 से लंदन में रह रहे हैं, और लंदन में MQM के लिए प्रॉपर्टियां खरीदी गई जो चैरिटी आती थी, क्योंकि MQM एक चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो पाकिस्तान से खास तौर पे चैरिटी आती थी, दूसरे अमेरिका वगैरह में जो मुहाजिर रहते हैं वो चैरिटी देते थे मंथली बेस्ड। तो उससे प्रॉपर्टियां खरीदी गई जिसकी मार्केट वैल्यू 10 से 13 मिलियन पाउंड बताई जा रही है। वो सब अल्ताफ भाई के कंट्रोल में थी। अब MQM पाकिस्तानी टोला, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि MQM के कई ग्रुप बनाए गए हैं आर्मी की तरफ से, उसमें एक MQM पाकिस्तान नामी है, एक एक्स सिटी मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल की PSP है, पाक सरजमीन पार्टी, और एक अल्ताफ भाई का जो सेक्रेटरी था जो बाद में कन्वीनियर बना, नदीम नुसरत, वो अमेरिका भाग गया। उसने फ्री कराची के नाम से एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इन सब ने मिल के अल्ताफ भाई पे केस किया है कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं जो लंदन में 10 से 13 मिलियन पाउंड की, ये अल्ताफ भाई के पास क्यों है। अल्ताफ भाई तो ये तो चैरिटी का पैसा है, तो ये तो पाकिस्तान में मुहाजिरों के लिए काम आना चाहिए। तो उस, और हम अब मुहाजिरों की पार्टी हैं, तो उसका हमारा हक है और हमें दिया जाए। तो अब ये केस चल रहा है, मिलियंस ऑफ पाउंड का खर्चा खाली अदालती कार्रवाई और वकीलों का है। जाहिर है पाकिस्तान से ये लोग जो मिल के सब केस कर रहे हैं, ये सब ने तो बहुत माल बनाया, इनके पास माल है भी, फिर दूसरा इनके पीछे आर्मी खड़ी है पाकिस्तान की। तो ये लोग तो अगर केस हार भी जाएंगे तो मसला नहीं है, अगर अल्ताफ भाई केस हार गए तो प्रॉपर्टियां भी जाएंगी और कई मिलियन पाउंड का अदालती खर्चा भी देना पड़ेगा। तो ये एक डेवलपमेंट है सिचुएशन में, क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपके सामने मैंने इकोनॉमिक सिचुएशन रखी, थोड़ी बहुत सोशल हवाले से भी चीज़ें आपको बताई। लेट्स सी कब हमारी जान छूटती है इस टेररिस्तान से, बकवासिस्तान से, भिकारिस्तान से। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय